यूरोपीय यूनियन एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया जाए और पाकिस्तान को जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से निकाल दिया जाए। Prime Minister Imran Khan, rather than defend his citizens' human rights against false accusers or reform its barbaric blasphemy law, equated denial of the Holocaust, a genocide, to criticism of Islam's prophet. Mr. President, Prime Minister Khan has crossed the Rubicon. EU policy towards countries that enable Islamic extremism must be resolute. Withdraw Pakistan's GSP Plus status now. इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत तबाह होने जा रही है और इस रेजोल्यूशन को इस्तेमाल करके किस तरह ये लोग तौहीन रसालत के कानून को तब्दील करने जा रहे हैं, इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 1971 में यूएसए ने एक ट्रेड एक्ट निकाला। इस एक्ट में यूएसए ने डिसाइड किया कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस देगा। प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्री से यूएसए में आएगी, यूएसए इस प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ और टैक्सेस को कम कर देगा, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट्स यूएसए में सस्ते बिकेंगे, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस कम हो जाएंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह डेवलपिंग कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा। यूएसए ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि हम जीएसपी से 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहते हैं और जो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज जीएसपी से फ़ायदा उठाना चाहती है उनको इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स पर पूरा उतरना पड़ेगा और जो कोई भी कंट्री वायलेशन करेगी उसको जीएसपी से निकाल दिया जाएगा। यूएसए ने कहा कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो यूएसए में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें, जिससे उनकी एक्सपोर्ट बढ़े और उनकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाए और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जॉब क्रिएशन हो, जिससे उनके खुशहाल होने का चांस बढ़ जाए। यूएसए ने कहा कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस जीएसपी से यूएसए में जॉब्स पैदा करें और यहाँ की लोकल कंपनीज़ को फ़ायदा पहुँचाएँ। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के सेल हो लेकिन जॉब्स यूएसए में पैदा हो और यूएसए की कंपनीज़ को फ़ायदा पहुँचे। तो रिसर्च से पता चला है कि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादातर इनपुट गुड्स देती हैं। अब इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बड़ी कंपनीज तब्दील करने के बाद अपने टैग्स लगाकर मार्केट में बेचती हैं और यूएसए की ज़्यादातर कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्री से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के बाद सेल करती थी। जब मार्केट में डेवलपिंग कंट्रीज़ का रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो इन कंपनीज़ के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और ये कंपनीज एक्सपेंड करेंगी, जिससे जॉब्स पैदा होंगी। और इस सिस्टम ने काम भी किया और देखते ही देखते यूएसए इंडस्ट्रियल हब बन गया। ये एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशन था जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ और यूएसए दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा था। दूसरे ऑब्जेक्टिव के मुताबिक यूएसए अमेरिकन वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहता था। अब यूएसए ने कंडीशन लगा दी कि जो भी डेवलपिंग कंट्री इस सिस्टम में शामिल होना चाहती है उसे अमेरिकन वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। यूएसए चाहता था जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें यूएसए के रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए, जिसके लिए यूएसए ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाया जो हर साल एक रिपोर्ट निकालता था जिसमें देखा जाता था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इनके रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रही है और जो कंट्रीज़ इनके रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती थी उनको जीएसपी से निकाल दिया जाता था और इस तरह पूरी प्लानिंग के तहत अपने रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करवाना चाहता था। 2004 में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ और पाकिस्तान को जीएसपी सिस्टम में शामिल कर लिया गया और तकरीबन 3511 प्रोडक्ट्स पर जीएसपी बेनिफिट्स दिए गए और ये एग्रीमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि 2011 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $140 मिलियन तक चली गई और 2014 तक पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 23.7% यूरोपीय यूनियन जाने लग गया, जिसको देखते हुए यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की तरफ से पाकिस्तान को जीएसपी प्लस अवार्ड दिया गया और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पर टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $3 बिलियन से डबल होकर $6 बिलियन तक चली गई, जो कि आप इस ग्राफ में भी देखते हैं। और इस सारी एक्सपोर्ट में 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट शामिल थी और इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर डिपेंड करने लग गई। लेकिन दोस्तों,
जब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर हुई तो दूसरी इस्लामिक कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में भी लोगों ने मुतालबा किया कि फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क से निकाला जाए। पुलिस के इतने दबाव की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान फैजाबाद एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 3 महीनों में नेशनल असेंबली में फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क से निकालने के लिए रेजोल्यूशन पेश करेगी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट अपने एग्रीमेंट से मुकर गई और इस तरह पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत को असेंबली में रेजोल्यूशन पेश करनी पड़ी, जो कि मंजूर भी हो गई। जिसके रिस्पॉन्स में यूरोपीय यूनियन फ्रांस के हक में खड़ा हो गया और पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पेश की, जिसमें पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार देने और पाकिस्तान को GSP+ अवार्ड से निकालने की सिफारिश की गई और इस रेजोल्यूशन को मंजूर भी कर लिया गया और पाकिस्तान को इन्फोर्स किया गया कि वो तौहीन रसालत के कानून को बदले, नहीं तो पाकिस्तान का ट्रेड बाइकआउट करके इसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा। जिसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन रसालत के कानून के अलावा सब कंडीशन को फुलफिल करने की यकीन दहानी करवाई है और इस तरह अब यूरोपीय यूनियन GSP के 3rd ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करके तौहीन रसालत के कानून को बदलना चाहती है और इस तरह आलमी साजिश के तहत पाकिस्तान में तौहीन रसालत के कानून को तब्दील करने की साजिश की जा रही है और इतने अहम मसले पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके जहन में जो भी क्यूरीज होंगी इस बिल को लेकर वो सोल्व हो गई होंगी और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।